क्वेश्चन देखो क्या है। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स को बराबर बांटते हैं। बंदे ना, जो पर्सन है ए, पार्टनर जो है ए, उसने 30 जून 2002 को समाप्त होने वाली छमाही के लिए प्रत्येक महीने के अंत में लगातार लगातार और लगातार 400 रुपए की ड्राइंग की है। ड्राइंग पर 5% पेर एनम की दर से हमको क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। तो अपने को बताना है ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना होगा। तो पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि इसने 6 महीने ड्राइंग की है, तो 400 गुना 6, 2400 रुपए की तो ड्राइंग हो गई। कितने की ड्राइंग हो गई, 2400 रुपए। दूसरी बात हमको क्लियर है कि इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 5%, तो ये हो गई इंटरेस्ट की रेट। फिर बात आती है, क्योंकि इसने 6 महीने तक लगातार ड्राइंग की है, 6 महीने तक लगातार ड्राइंग की है, वो भी हर महीने के लास्ट में। तो पहले महीने से लेकर आखिरी महीने तक कितना हो गया, मान लो 30 जून तक। मान लो उसने पहली ड्राइंग की होगी 31 जनवरी को, और हमारा महीना खत्म हो रहा है मान लो 30 जून। ठीक है, तो 31 जनवरी को पहली ड्राइंग की होगी, तो 31 जनवरी से लेकर 30 जून तक 5 महीने। फिर दूसरी ड्राइंग कब की होगी उसने, 30 जून को, 30 जून से लेकर 30 जून तक 0, 5/0/2 क्या हो जाएगा, क्या हो गया ये, 5/2 हो गया ये। ठीक है, ये कितना हो गया, 2.5 महीने। तो 2.5 महीने बटे में साल में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 नीचे पुट करते ही हैं। तो उसको आप सोल्व करके देखना। जब इसको आप सोल्व करके देखोगे तो हमारे पास आप देख लेना, ठीक है, हमारे पास 25 रुपए आंसर आ जाएगा, 25 रुपीज। चेक करके देखना। ठीक है, 400 गुना 6, 2400, 5%, 2.5 महीने। ठीक है, ये टेक्निक वैसे पार्टनरशिप के अंदर आती है। तो जब भी कोई पार्टनर 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर हर महीने के आखिरी तारीख को ड्राइंग करता है, तो उसके ऊपर एवरेज रूप से 2.5 महीने का ड्राइंग लगता है। तो 5/2 कह लो या 2.5 महीने कह लो, एक ही बात है। तो 5/2 या 2.5/12, तो वही है 25 रुपए आएगा। 25 रुपए इसके ऊपर इंटरेस्ट इसको लगने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, प्रॉफिट्स में से ए और बी और सी तीनों का जो हिस्सा है वो 1/2, 3/10 और 1/5 है। सी की डेथ हो जाती है, सी की डेथ हो जाती है। अब ए और बी के बीच में हमको बताना है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा तो क्या होगा। तीनों पार्टनर का रेशो क्या है, ये देख लो पहले ध्यान से। तीनों पार्टनर का रेशो है 1/, ये और 1/5, ए बी और सी। ठीक है, अब डेथ किसकी हो गई, सी की हो गई। अब सी तो चला गया, सी चला गया तो बाकी पार्टनर्स का हिस्सा ऐसे कैसे रह गया। तो इसको थोड़ा सोल्व करके देख लो। वैसे ही इसको हम क्या कर लेते हैं, नीचे 10 कर लेते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5, तो रेशो क्या हो जाएगा 5:3। तो सोल्व करके देखना, तो हमारा आंसर डेफिनेटली यस डी होने वाला है। तो ये वैसे पार्टनरशिप के अंदर है ये क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। मान लो 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशो है 4-3-2। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो सी की डेथ हो जाती है, सी को उड़ा दो, बाकी का हिस्सा कितना हो जाएगा, नए वाला। ए और बी का नया रेशो 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब हमारा रिटायरमेंट का चैप्टर आता है ना, तो स्टार्टिंग में बेसिक बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए, तो वहीं पर है टॉपिक है, फिर से देख लो। मान लो अपने पास 4 पार्टनर है, रेशो है हमारे पास 5-4-3-2, ए बी सी डी। अब मान लो इसमें से बी की डेथ हो जाती है, बी रिटायर हो जाता है, और आपसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुराने पार्टनर्स का नया रेशो कितना होगा, बाकी पार्टनर्स का नया रेशो कितना होगा। अब मान लो बी चला गया, बी को हटा दो, बी को हटा दो, तो बाकी जो पार्टनर्स रह गए, वो बाकी पार्टनर्स कितने रह गए, वो ए सी और डी रह गए। तो ए सी डी का जो रेशो रह गया वो 5:3-2 रह गया। तो आपको ज्यादा कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा आंसर दे दो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राम और श्याम प्रॉफिट्स को 3:2 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मोहन को पार्टनर के रूप में हम नया पार्टनर लेते हैं, और नया लाभ विभाजन अनुपात हमने डिसाइड किया है 2:1। नया पार्टनर आया है, पहले रेशो था 3:2, नया पार्टनर आया है 3:3 में, और सॉरी 2:1 में अभी नया हमने पार्टनरशिप डिसाइड की है। और अभी मोहन गुडविल के लिए
1000 रुपये देता है, तो हमारे पास जो पहले वाला पार्टनर है, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास राम और श्याम है, पहले से रेशो है 3:2। अब एक नया पार्टनर आ गया, नया पार्टनर आ गया मोहन, राम श्याम मोहन, ठीक है, तो नया रेशो ने रख दिया 2:1। अब जो मोहन है ना, मोहन, ठीक है, मोहन क्या कर रहा है, मोहन गुडविल के लिए 1000 रुपये लेकर आ रहा है, मोहन गुडविल के लिए 1000 रुपये लेकर आ रहा है। अब अपने को बताना है कि जो ये पुराने वाला पार्टनर है ना श्याम, श्याम को गुडविल में से कितना पैसा मिलेगा। तो आप ओल्ड रेशो या नए रेशो, ठीक है, तो आप दोनों का डिफरेंस चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया। तो आपको मेनली श्याम का चेक करना है, ठीक है। तो जब आप शाम का चेक करोगे ना, पुराने में से नया रेशो चेक करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि पुराने वाले पार्टनर शाम ने कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। तो सेक्रीफाइस जब किया ही नहीं है, तो इसका हम रेशो देखें, शाम का पुराना रेशो कितना है 2/5, नया कितना बन रहा है शाम का 2/5, तो पुराने में से नया 2/5 में से जब आप 2/5 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। जब उसने शाम ने कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं है तो गुडविल क्यों मिलेगी, तो गुडविल में से उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि मिलता उसी को है ना जो सेक्रीफाइस करेगा। तो ऐसा लगा लो कि 1000 कहीं ना कहीं राम को मिलने वाले हैं। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है, डेफिनेटली पार्टनर्स को, पुराने वाले पार्टनर्स को कोई ना कोई सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट क्योंकि यहां पर शाम ने तो सेक्रीफाइस किया ही नहीं, तो इसलिए शाम को कुछ नहीं मिलने वाला, तो शाम के पास कुछ नहीं, ये वाला सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी समझौते के अभाव में, मतलब मान लो अपने पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, एक साझेदार की दिवालियापन से उत्पन्न वाली हानि अन्य पार्टनर द्वारा वहन की जाएगी, समान अनुपात में, उनकी पूंजी अनुपात में, लाभ विभाजन अनुपात में, या 3:1 के रेशो में, ठीक है। मान लो हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, अब किसी पार्टनर का दिवालियापन या इंस्टॉलमेंट हो जाता है, तो उससे हानि होती है, लॉस होता है, तो नए पार्टनर्स कैसे उसको फेस करेंगे, बराबर रेशो में, कैपिटल के रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 3:1 के रेशो में, क्या लगता है आपको। यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे कुछ डिफरेंट से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, अभी नए हैं, ये देख लेना पहले 3 क्वेश्चन से। पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों पर स्वामित्व किसका होता है, निजी, सहकारी, सरकारी या संयुक्त, क्या लगता है। यस, सरकारी, ठीक है, गवर्नमेंट, कंट्रोल भी। सेकंड, बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कस्टमर्स के प्रति, सरकार के प्रति, शेयर होल्डर्स के प्रति, या इन सब के प्रति। वैसे अपने को पता है जो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके प्रति होता है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो क्रेडिटर है, चाहे वो शेयर होल्डर है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कस्टमर है, चाहे इंप्लॉइज है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे कंज्यूमर है, चाहे सोसाइटी है, चाहे मीडिया है, चाहे टैक्सेशन अथॉरिटी है। अल्टीमेटली जो एक बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सबके प्रति होता है, तो आंसर हमारा डी करेक्ट होएगा। यस, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन, एडजस्टमेंट, संगठन कहलाता है। ये स्टेटमेंट किसकी है, डेविस की, सेप्रिकल की, ओरविक की, या हैने का। यस, प्रोफेसर हैने, ये हमारे एक परतबंध शास्त्री थे, ठीक है, मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, तो उन्होंने दी हुई थी स्टेटमेंट ये। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 4, 5, 6, 7, रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे उपयुक्त अधिक किसके लिए फायदेमंद होते हैं, छोटे उपक्रमों के लिए, बड़े आकार के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ये मिडिल लेवल की जो भी हमारी स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए, या कुटीर उद्योग के लिए। यस, बड़े साइज के जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है, ये हमारा बिजनेस का टॉपिक है। व्यवसायिक संगठन प्रेरणा देता है कर चोरी का, कुशलता का, उत्पादकों में मिलावट का, या मूल्य वृद्धि का।
जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो किसका मोटिवेशन देता है? यस, कुशलता का। ठीक है, एफिशिएंसी। क्योंकि जब हम अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से डिवाइड करते हैं ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, डेफिनेटली कुशलता होती है, सबके पास स्पेशलाइजेशन मिलती है, एफिशिएंसी से लोग काम करने लगते हैं, मोटिवेट होते हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आर्ट है, साइंस है, या आर्ट साइंस दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, अपने 11th में ही स्टडी कर लिया होगा, 11th या 12th की स्टार्टिंग में ही। ये क्वेश्चन बताओ, एक ये वाला भी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉडर्न बिजनेस का लक्षण नहीं है? मास प्रोडक्शन, अनुसंधान और विकास, विशेषज्ञता, या कामगारों का शोषण? क्या लगता है आपको? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है आपने। यस, इसका है सी, आर्ट और साइंस दोनों, और इसमें कामगारों का शोषण। क्योंकि मॉडर्न बिजनेस चल रहे हैं, उसके अंदर हम लोगों का शोषण थोड़ी ना करते हैं, पहले वाली बातें थोड़ी ना रही है ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 and 9 and 10। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ। जो प्रबंध के सिद्धांतों के महत्वपूर्ण होने की वजह क्या है? संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, या कार्य कुशलता में वृद्धि, या पहल, या परिवर्तित हो रही टेक्निक का हम अनुकूलन? क्या है? प्रबंध के सिद्धांतों के महत्वपूर्ण होने की वजह क्या है? यस, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, बी। स्टाफ फंक्शन आर दोज विच। कर्मचारी कार्य वे होते हैं जो डोंट हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अकम्प्लिशमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या आर सेकेंडरी इन करेक्टर, या आर ऑफ एडवाइजरी करेक्टर, या ऑल आर करेक्ट। कर्मचारी काम वे होते हैं जो, सारे ही होते हैं, यस, ऑल ऑफ द करेक्ट। ठीक है, डोंट हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आर सेकेंडरी इन करेक्टर, और परामर्शदायी प्रकृति के हैं। सभी के सभी आंसर हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। रिटर्न स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस और कॉल्ड। संगठनात्मक उद्देश्य के जो रिटर्न में जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मिशन स्टेटमेंट, फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मल, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, या नन ऑफ द दीज? यस, ए। ठीक है, मिशन स्टेटमेंट्स। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशनल उद्देश्य के जो रिटर्न में जो भी होता है ना, स्टेटमेंट्स होती हैं, उसको हम यस मिशनरी कहते हैं। ठीक है, ये उन उद्देश्यों की उपलब्धि पर निर्णय करता है। यस, मतलब साधनों का हमको न्यूनतम से न्यूनतम प्रयोग करना होता है उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, और अधिक से अधिक हमें प्रॉफिट मिलते हैं, अधिक से अधिक बेनिफिट मिलने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। The general pattern of the behavioral shared belief and the values that members have in a common is known as। संगठन में जो भी व्यवहार होता है या आपस की जो भी धारणाएं होती हैं, ये मूल्यों का जो सामान्य पैटर्न होता है जो सदस्यों के बीच सर्वमान्य है, क्या कहलाता है?
ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस या ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स? यस, ऑर्गेनाइजेशन का वो कल्चर होता है, क्योंकि उन सब के बीच में कल्चर होता है ना, कि एक उनके जो सामान्य पैटर्न होते हैं, ट्रेंड होते हैं, बिहेवियर, ये सब ये ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर की तरह माना जाता है। कॉमर्स में क्या इंक्लूड होता है? सिर्फ प्रोडक्ट्स का परचेज सेल, या ट्रेड और इंडस्ट्री, या सिर्फ केवल व्यापार उद्योग नहीं, या व्यापार एवं उसके सहायक? क्या लगता है आपको, ट्रेड में क्या आता है? सॉरी, कॉमर्स में। ये क्वेश्चन हमारा वैसे पहले भी आया था। यस, ट्रेड और उसके सहायक आते हैं, ठीक है। अपने ने पहले भी स्टडी किया था कि बिजनेस को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। बिजनेस के चार्ट को अगर देखें तो बिजनेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फिर कॉमर्स को भी फर्दर देखें तो कॉमर्स के अंदर ट्रेड और उसकी ऑक्सिलरीज आती हैं, सहायक क्रियाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, जेनेटिक उद्योग का उदाहरण कौन सा है? पोल्ट्री फार्म, कृषि, मत्स्य ग्रहण या गहने? क्या लगता है? जेनेटिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्री होती है ना। यस, पोल्ट्री फार्म, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें हम जीव जंतुओं का पालन पोषण करते हैं, ठीक है। जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, फिशरीज है, मत्स्य पालन, इसमें इनको लेके चलते हैं। और जबकि निष्कर्षण उद्योग कौन से होते हैं? निष्कर्षण के अंदर हम पृथ्वी, जल, वायु, इनमें से हम कोई ना कोई प्रोडक्ट निकालने में लगे रहते हैं। जैसे खानों में से, कुओं में से तेल, खानों में से हम कोयला निकालते हैं, तो ये सारी लोहा, गैस, तेल आदि निकालना है ना, तो ये सारे होते हैं दूसरे वाले। बट हम यहाँ पे बात कर रहे थे जेनेटिक इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्म, प्राइम इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक संगठन चार्ट क्या शो करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या शो करता है? मैनेजर्स या सबऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन, या डिफरेंट लेवल पर काम करने वाले व्यक्तियों में कार्य का विभाजन, या संगठन का स्वरूप, या अधिकार दायित्व रिलेशनशिप? यस, राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, RRR, राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, RRR, ट्रिपल R, ठीक है। रैखिक तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का काम क्या होता है? यस, जो नीचे वाले लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनको सलाह देना, सजेशन देना, काम करने के एडवाइसेस देना। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, इसमें से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है? एक्सट्रैक्टिव, ये मैंने आपको अभी बताया भी था। जैसे हम धरती से, कोयले की खानों से, कुओं से तेल, कोयला, गैस, लोहा, ये सब निकालते हैं ना, तो ये, ठीक है, निष्कर्षण उद्योग बोलते हैं। यस, पृथ्वी, जल, वायु से हम कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रोडक्ट निकालने में लगे रहते हैं। जैसे खानों से कोयला निकालना, लोहा, गैस, ऑयल, है ना, तो ये सब, पत्थर भी निकालते हैं कभी कभी, तो ये ऐसा ऐसा है। काम और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है, ये स्टेटमेंट किसकी है? यस, मिलवर्ड, ये जेई मिलवर्ड थे कोई, तो उनकी स्टेटमेंट है ये, जेई मिलवर्ड, ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो भी हमारे फिक्स जो टारगेट होते हैं, उन्होंने बोला कि संगठन एक और तो विभिन्न सारे कामों और लक्ष्यों का या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बनाते हैं, उनके अंदर हम और सामंजस्य स्थापित करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाने की प्रक्रिया है। और दूसरी ओर वो बात करते हैं कि जो भी हमारे काम करने वाले लोग होते हैं, उनके बीच में भी मधुर संबंध स्थापित करने की बात है, उन सबके बीच में रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर बी ठीक है। काम और कर्मचारी को जो भी ग्रुप होता है का मधुर संबंध, अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश कराना संगठन कहलाता है, ठीक है।
ये क्वेश्चन थोड़ा गलत प्रिंट हो गई, ठीक है, देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट्स आर,